Hello everyone, this is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you 4th unit. Students, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में फैक्टर प्राइसिंग का जो फर्स्ट फैक्टर है लैंड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज मैं अपने इस लेक्चर में वेजेस एक्सप्लेन करूँगी. चलिए तो एक्सप्लेन करते हैं. वेज फंड थ्योरी. स्टूडेंट्स, मैं वेज फंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वेजेस क्या होते हैं. वेजेस इज़ द इनकम डिराइव फ्रॉम ह्यूमन लेबर. इट मीन्स एक ह्यूमन को जो काम करने के उपरांत या एफर्ट करने के बाद उसके बदले में उसे जो भी पेमेंट किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं वेजेस. And it is the compensation made to employees for either physical or mental work. इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल फिजिकल वर्क कर रहा है तभी उसको पेमेंट किया जा रहा है, वेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. चाहे वो फिजिकल करे या मेंटल वर्क करे, इसके बदले में उसे जो भी प्रोवाइड किया जाएगा दैट वुड बी वेजेस. इस थ्योरी को किसने दिया है? It was developed by Adam Smith in 1976 in his famous book An Inquiry into the Nature, Causes of Wealth of Nations. इसे सबसे पहले किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है अपनी फेमस बुक An Inquiry into the Nature, Causes of Wealth of Nations में. कब दिया है? In 1976. चलिए तो कुछ assumptions पे फोकस करते हैं. Yes. First assumption, worker work paid out of fund. It means worker को जो भी पेड किया जाता है वो फंड से ही पे किया जाता है. Next. Fund are created by saving. जो भी फंड क्रिएट किए जाते हैं वो सेविंग से ही क्रिएट किए जाते हैं. नेक्स्ट, डिमांड फॉर लेबर एंड रेट ऑफ वेजेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फंड्स. इसका मतलब ये है कि जो श्रमिकों की मांग और जो मजदूरी दरें हैं वो कोष के शेप पे मीन्स फंड के शेप पे ही डिपेंड होती हैं. नेक्स्ट, इट फंड इज़ लार्ज वेजेस आर हाई. इसका मतलब ये है कि अगर फंड लार्ज होगा तो वेज रेट क्या होंगे? हाई होंगे. अगर फंड क्या होगा? स्मॉल साइज़ का होगा तो जो वेज रेट होंगे वो लो होंगे. नेक्स्ट, इस तरह से जो वेज फंड थ्योरी है इसका जो मेन कंक्लूज़न यही निकल कर आया है कि जो मज़दूरों को जो वेजेस दिए जाते हैं, वर्कर्स को जो वेजेस दिए जाते हैं वो टोटली फंड पे डिपेंड होते हैं, मीन्स फंड पे निर्भर होते हैं. फंड का साइज़ जितना ज़्यादा लार्ज होगा फंड इस तरह से वेजेस उतने ही ज़्यादा हाई होंगे, और फंड का साइज़ जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वेजेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे. और ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये फंड की सेविंग पे डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट थ्योरी आपकी सब्सिस्टेंस थ्योरी मीन्स मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत. इस थ्योरी को किसने दिया था? दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1817 इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. इसे किसने दिया था? डेविड रिकार्डो जी ने दिया था. किस में दिया था? अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में दिया था. कब दिया था? 1817 में दिया था. और इस तरह से इन्होंने सब्सिस्टेंस थ्योरी दी. सब्सिस्टेंस थ्योरी मीन्स मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत. अब हम कुछ अजम्पशंस पे फोकस करते हैं. चलिए, फर्स्ट अजम्पशंस, इफ वर्कर आर पेड मोर वेजेस दैन सब्सिस्टेंस लेवल वर्कर्स इंक्रीज एंड वेजेस विल कम डाउन. इट मीन्स अगर वर्कर को ज़्यादा पे किया जाता है, ज़्यादा मजदूरी दी जाती है तो क्या होगा?
वर्कर की जो संख्या है वो बढ़ेगी, लोग ज़्यादा काम करने के लिए आएंगे और इससे क्या हो जाएगा, जो वर्कर का वेज रेट है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, if worker paid less wages, subsistence wages, worker increases, wage rate go up। इसका मतलब ये है कि अगर वर्कर को कम पे किया जाएगा, कम मजदूरी दी जाएगी, तो बहुत सारे वर्कर काम छोड़कर चले जाएंगे, जॉब छोड़कर बाहर हो जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, जो वर्कर हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और इस तरह से जो वेजेस हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। अब इस जो थ्योरी का कंक्लूज़न है वो ये निकल कर आया है कि जो वेजेस हैं, मजदूरी है, वो इतनी प्रोवाइड करनी चाहिए मज़दूरों को ताकि वो काम पर लगा रहे। ना तो इसमें कंडीशन भी बताई गई है कि एक जो लेबर है उसको मिनिमम इतनी वेजेस प्रोवाइड करते रहना चाहिए, वो जीवन निर्वाह के बराबर हो, उसके फॉर लाइवलीहुड हो, और इससे वो क्या करेगा, वो ना तो काम को छोड़ के जाएगा और कोई ना नया वर्कर उस फर्म में एंटर करेगा। इससे क्या होगा कि जो वेजेस हैं वो फिक्स रहेंगी। नेक्स्ट थ्योरी, रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, अवशेष अधिकारी सिद्धांत। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय F.A. वॉकर। चलिए अजम्पशंस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट अजम्पशंस, देयर आर 4 फैक्टर। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप सभी जानते हैं कि जो लैंड है उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या दिया जाता है? लैंड को क्या दिया जाता है? लाइक लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो 3 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन 3 फैक्टर्स को पारितोषिक मीन्स सैलरी या रिवॉर्ड देने के बाद जो भी फंड में बचता है वो किसे प्रोवाइड किया जाएगा? लैंड को प्रोवाइड किया लेबर को प्रोवाइड किया जाएगा। लेबर को किस रूप में? पारितोषिक रूप में, वेजेस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से जो इस थ्योरी का कंक्लूज़न है वो ये निकल कर आया है कि जो 3 फैक्टर्स हैं लाइक लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? लैंड को हम रेंट प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं और इन तीनों फैक्टर्स को रिवॉर्ड देने के बाद फंड में जो भी बचता है वो किसे प्रोवाइड किया जाता है? लेबर को। अवशेष मीन्स बचा हुआ, जो भी बचता है फंड में वो किसे प्रोवाइड किया जाता है? लेबर को। मीन्स दिस वन। Next theory, marginal productivity theory. This theory was given by Phillips Henry and J.B. Clark of USA. सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। चलिए तो हम बात करते हैं मीनिंग की। वेट, it means the increases in the total produce due to the use of an additional unit or factor is known as marginal productivity. इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो भी एडिशनल फैक्टर यूज़ करते हैं उससे जो भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है दैट वुड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी।
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में ये बताया गया है, मीन्स सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर हम एडिशनल फैक्टर यूज़ करते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन कितना वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम 10 लेबर यूज़ कर रहे थे तो हमारा जो आउटपुट था वो 500 रुपीज़ के बराबर हो रहा था। अगर हम 10 लेबर से बढ़ाकर क्या कर दें, 11th लेबर कर दें, तो हमारा लास्ट लेबर हमने एक और बढ़ाया और इससे क्या हुआ, जो हमारा आउटपुट है वो 550 हो गया। इट मीन्स 550 माइनस 500 इज इक्वल टू 50। इट मीन्स जो हमारा 50 रुपीज़ है वो क्या है, लास्ट लेबर की प्रोडक्टिविटी है। और इस प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, वेज रेट निकालेंगे। और इस तरह से जो लास्ट लेबर की जो पर वेज रेट होगी, पर लेबर की जो वेज रेट होगी वो क्या होगी, 50 रुपीज़ होगी। और इस तरह से इस थ्योरी में ये बताया गया है, इस थ्योरी का जो कंक्लूज़न है वो ये निकल कर आता है कि जो 4 फैक्टर्स हैं, लाइक लैंड, जब 10 लेबर यूज़ किए जा रहे थे तो आउटपुट 500 रुपीज़ का हो रहा था। जब 11th लेबर यूज़ किए जा रहे हैं तो आउटपुट कितना हो रहा है, 550 हो रहा है। इट मीन्स एक एडिशनल लेबर के यूज़ करने से जो आउटपुट में वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 50 रुपीज़। इट मीन्स एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 50 रुपीज़ के बराबर है। और इसी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाएगा, वेज रेट डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए अजम्पशंस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन, परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। इट मीन्स लार्ज नंबर एंड बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट। जो प्रोडक्ट मार्केट है उसमें भी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। इट मीन्स जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस हैं वो फिक्स होते हैं। एंड आइडेंटिकल यूनिट, जो आउटपुट किए जाते हैं, जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। इट मीन्स जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकिंग, रैपिंग, शेप, कलर्स सभी एक जैसे होते हैं। इट मीन्स 1% का भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि जो इकॉनमी होती है उसमें जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं सारे के सारे फुल एम्प्लॉयड होते हैं। मीन्स सारे के सारे काम पर लगे होते हैं और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है जो अनएम्प्लॉयड हो। नेक्स्ट, वन फैक्टर वेरिएबल। इट मीन्स जो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें ओनली लेबर को ही यूज़ किया जाता है और जो 3 फैक्टर हैं लाइक लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन 3 फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट। इट मीन्स जो भी इकॉनमी में प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम होगा और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको ऑलवेज मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है। चलिए तो इनकी कुछ आलोचनाओं पे फोकस करते हैं। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसकी कुछ अजम्पशंस इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपकी, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कैसा है, जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन
इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो आउटपुट किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो ओनली लेबर की कंट्रीब्यूशन से ही पॉसिबल है, जो कि रॉन्ग है, जो कि हाइपोथेटिकल है। इकोनॉमी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। क्या अगर लेबर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो क्या वो लैंड यूज़ नहीं करेगा? और इसके अलावा फॉर ऑपरेटिंग फॉर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट मशीनरीज भी ऑपरेट करता है। इस तरह से कैपिटल भी यूज़ होता है और पूरी जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है इकॉनमी में, वो किसी एक फैक्टर के कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल नहीं है, बल्कि 4 फैक्टर के कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है आपका रॉन्ग अजम्पशंस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। इट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग है, जो कि इसमें बताया गया है कि जो प्रॉफिट है वो ऑलवेज मैक्सिमम होता है। आप सभी जानते हैं कि जो इकॉनमी है, इकॉनमी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न टू स्केल की वजह से प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमम नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में कोई वर्क करता है, ऐसा काम जो कोई और ना करता हो, तो इससे क्या होगा, उसके कॉस्ट कम होंगे और उसका जो प्रॉफिट है, आउटपुट ज़्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अगर किसी को कोई वो प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो वो किसके पास जाएगा, उसी प्रोड्यूसर के पास जाएगा। लेकिन उसके प्रॉफिट को देखते हुए क्या होता है, आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। रिलेटिव्स पूछते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पूछते हैं कि भाई इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, मार्केट में वो जो सेम प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको अब प्रोडक्शन और लोग भी करने लगते हैं। इससे जो प्रोडक्शन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और अब जो कॉस्ट है उस प्रोड्यूसर की, वो कॉस्ट बढ़ने लगेगी और जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ होने लगेगा एंड उसका प्रॉफिट वो भी डिक्रीज़ होने लगेगा। और इस तरह से जो प्रॉफिट हैं एक टाइम के बाद डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो ये भी अजम्पशंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट, रॉन्ग अजम्पशंस ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग है। मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, होमोजीनियस होता है। इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया है कि जो प्रोडक्ट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। मीन्स 1% का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकॉनमी में कोई 2 कंपनी ऐसी नहीं होंगी जो सेम क्वालिटी की या सेम क्वांटिटी की चीज़ प्रोड्यूस कर रही हों। प्रोडक्शन जो है, मान लीजिए जो प्रोडक्ट है वो ज़रूर सेम होगा, लेकिन क्वालिटी का अंतर होगा, क्वांटिटी का अंतर होगा, शेप का अंतर होगा, कलरिंग का अंतर होगा, पैकिंग का अंतर होगा। और इस तरह से कोई भी 2 कंपनी सेम प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। दैट्स वाई ये अजम्पशंस भी हाइपोथेटिकल हैं। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो। डेवलप कंट्री में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो अनएम्प्लॉयड हो, और डेवलपिंग कंट्री की अगर बात कर लें तो यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। नेक्स्ट, वन साइडेड एंड इनकम्प्लीट। दैट्स वाई इस थ्योरी को वन साइडेड इसलिए बोला गया है कि इस थ्योरी में वन एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस किया गया है। मीन्स ओनली आइडेंटिकल थिंग्स की तरफ फोकस किया गया है, जो कि हाइपोथेटिकल है। और इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि ये रियल लाइफ से बहुत दूर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।